सो हे एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी एंड वेलकम टू अकाउंट्स एक्सपर्ट। आज हमारा डे 2 है सेशन। हम लोग डेली इस टाइम जीएसटी विद टैली विद अकाउंटिंग सीखते हैं। एंड मैंने कल के सेशन में आपको कहा भी था कि हम लोग सबसे पहले टैली पे जाएं, उससे पहले हम हमारे फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे अपने अकाउंटिंग को लेके। कल के सेशन में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, वीडियो लास्ट की आ नहीं पा रही थी, ब्लैकआउट हो गई थी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे। एक बार हम रिवाइज़ कर लेंगे जो हमने कल डिस्कस किया, उसके बाद आज का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? कल के सेशन में हमने बात करी थी अकाउंटिंग और उसके प्रोसेस के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या बात की थी। हमने कहा था अकाउंटिंग क्या होती है। सिंपल भाषा में हमने कहा था कि भाई अकाउंटिंग जो होती है वो किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब रखना होता है, राइट। फिर हमने थोड़ा सा प्रोफेशनली एक डिसेंट सी डेफिनेशन समझी थी अकाउंटिंग की, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस किस चीज़ का? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, और ऐसा वैसा डेटा नहीं, फाइनेंशियल डेटा। हम फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उसकी समरी बनाते हैं। समरी बनाने के बाद हम उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, एंड आफ्टर दैट रिपोर्ट्स को हम शेयर करते हैं किसके साथ? यूजर्स के साथ, राइट। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का हिसाब किताब रखना होता है। अकाउंटिंग के अंदर 4 स्टेप्स आते हैं पूरे प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस है, अगर आपको किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब रखना है तो हिसाब किताब रखने के लिए आपको पहले चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा। उंगलियों पे हिसाब किताब नहीं होता है, राइट। तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेटा को, ऐसे डेटा को जो फाइनेंशियल नेचर का है। फाइनेंशियल नेचर मतलब ऐसा डेटा जो पैसे की फॉर्म में, जो आपके बिजनेस के पैसे को इफेक्ट कर रहा है। आफ्टर दैट हम समरी बनाएंगे। समरी, देखो, आपने जब डेटा को रिकॉर्ड किया तो बल्क में डेटा इकट्ठा हो गया आपके पास, है ना। अब वो बल्क में जो डेटा है वो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें उसकी समरी बनानी पड़ेगी, उसको शॉर्ट में नोट डाउन करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने रिकॉर्ड करते वक्त परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, आपने डिफरेंट रजिस्टर्स में अपने डेटा को रिकॉर्ड किया है, तो उसकी समरी हम कैसे बनाएंगे? उसका टोटल निकाल के, कि टोटल हमने साल में कितनी परचेज करी, टोटल हमने साल में कितनी सेल करी, वो उसकी क्या हो जाएगी? समरी हो जाएगी। और समरी की जब हम बात करते हैं ना, तो समरी में हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी लेजर्स, जितने भी खाते हमने डेटा को रिकॉर्ड करते वक्त बनाए हैं, उन सभी खातों की डिटेल्स हम लिखते हैं और उनके बैलेंसेस को लिखते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड समरी बनाना। समरी बना ली, फिर हम बनाते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स मैंने आपको प्राइमरीली दो टाइप की बताई थी, वैसे बहुत सारी टाइप की होती है, आगे सीखेंगे। प्राइमरीली मैंने 2 बताई थी आपको। एक आपकी होती है बैलेंस शीट, एक आपकी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? एक अकाउंट होता है जिसमें एक तरफ हम एक्सपेंसेस को लिखते हैं, एक तरफ हम इनकम को लिखते हैं। एंड अगर आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, इनकम कम है, आपको लॉस होगा। इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, प्रॉफिट होगा। तो P&L से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक तरफ हम लिखते हैं लायबिलिटीज़, एक तरफ लिखते हैं हमारी असेट्स को। असेट्स क्या होती हैं? बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टीज़, है ना, कि बिजनेस के खुद के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ से पैसा है बिजनेस के पास। एंड लायबिलिटीज़ होता है दायित्व। बिजनेस ने बाहर मार्केट से कितना पैसा रेज किया हुआ है, या बिजनेस का बाहर कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने दायित्व है, किस किस को पैसा पे करना है, थर्ड पार्टी को, वो सारा आपका लायबिलिटीज़ में काउंट होता है। रिकॉर्ड कर लिया, समरी बना ली, रिपोर्ट्स भी बना ली। अब हम करेंगे इन रिपोर्ट्स को शेयर यूज़र्स के साथ। जो रिपोर्ट्स आपने बनाई है, वैसे रिपोर्ट्स को बना के लॉकर में लॉक करके रख दो, शेयर तो करनी पड़ेंगी। शेयर किसके साथ करेंगे?
शेयर हम करेंगे यूज़र्स के साथ। यूज़र्स कौन होते हैं? देखो यूज़र्स को मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई करती हूँ। एक हमारे होते हैं इंटरनल यूज़र्स, एक हमारे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स हमारे वो होते हैं जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, बिजनेस के अंदर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कल हमने बात करी थी हमारे एम्प्लॉयज़। जिस बिज़नेस की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस बिज़नेस में आपके जो कलीग्स हैं वो लोग अपने बिज़नेस की, अपनी ही कंपनी की अकाउंटिंग चेक करेंगे, रिपोर्ट्स चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता होना चाहिए ना जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हो कैसा परफॉर्म कर रही है। सो एम्प्लॉयज़। इसी तरीके से आपके सप्लायर्स, आपके ओनर, कंपनी का जो ओनर है, ठीक है, इसी तरीके से आपके मैनेजर्स, ये सब इंटरनल यूज़र्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिज़नेस का इंटीग्रल पार्ट होते हैं और वो बिज़नेस की अकाउंटिंग को चेक करते हैं, रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बिज़नेस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, बिज़नेस से जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है, लेकिन इनका फिर भी बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कह सकते हैं, स्पेशली टैक्सेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि कंपनीज़ को टैक्स पे करना होता है। तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है कंपनीज़ के अंदर और उनकी अकाउंटिंग के अंदर। इसी तरीके से आप और भी ले सकते हो एग्जांपल, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इन्वेस्टर्स बोलो या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बोलो, दोनों चल जाएंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर नहीं रखा बट दे हैव द पोटेंशियल टू इन्वेस्ट, विच मीन्स कि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में। सो कल हमने बस इतनी ही बात की थी। कल हमने अकाउंटिंग की बात की थी, उसके प्रोसेस को समझा था। प्रोसेस के अंदर ये हमारे 4 स्टेप्स आए थे जो हमने डिस्कस किए थे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। वेल, आज के सेशन को मैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करने वाली हूँ, बिकॉज अगर हम कंप्लीट एक ही पॉइंट पे चलते रहेंगे तो थोड़े से बोर भी हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई मैंने आज के सेशन को 2 पोर्शंस में मिक्स रखा है। एक सेशन के अंदर, मतलब एक पोर्शन के अंदर हम कुछ टर्म्स सीखेंगे, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ ऐसे शब्द जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स जानते हैं, जो अकाउंटिंग की भाषा में यूज़ होते हैं, पता होने चाहिए, है ना। अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं तो होने चाहिए पता। और साथ में हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? नहीं, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है। ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं अकाउंटिंग करने के लिए। क्या मतलब है? देखो, अगर हर अकाउंटेंट अपनी जाए तो सब अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे। जैसे मैथ्स में रूल होता है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा या प्लस ही होगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। तो जब ये रूल्स डिफाइन किए गए हैं तभी तो उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स होती है। तो सिमिलरली अकाउंटिंग भी एक तरह का मैथ्स ही है, प्लस माइनस कैलकुलेशंस हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ सके जितने भी लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं उन सब में, ठीक है, उनकी अकाउंटिंग में। तो पहले हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग टर्म से, फिर हम चलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, सो दैट हमें थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। टर्म्स सीखने के बाद थोड़ा सा हम फैमिलियर हो जाएंगे अकाउंटिंग से, सो फिर हम प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्ट्रीम को देख रहे हैं, सो गेट योर सेल्फ अ पेन एंड अ पेपर एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू, ओके। चलिए, प्रिंसिपल्स को हम साइड में रखते हैं, अकाउंटिंग टर्म से शुरू करते हैं। पहली अकाउंटिंग टर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द नंबर 1 टर्म दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, देखो, ये सपोज बिजनेस का मालिक है और ये इस मालिक का बिजनेस है। अब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट करेगा ही, तो बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में अपनी तरफ से पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहा जाता है। उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, उसे कैपिटल कहेंगे,
ठीक है, बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसे कैपिटल कहेंगे। अब बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है, पैसे के अलावा वो कुछ और भी इन्वेस्ट कर सकता है। आई मीन सपोज वो कुछ फर्नीचर खरीद के ले आया, सपोज उसके पास एसी था, वो एसी ले आया बिजनेस के लिए, है ना, उसके पास कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप्स वगैरह थे, उसके पास कुछ सामान था। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो रही है, किसी भी फॉर्म में बिजनेस का ओनर, रिमेंबर बिजनेस का ओनर जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा सो दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल। सो आई वांट यू टू नोट डाउन कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड by the business owner into his business। बिजनेस ओनर बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चले, चलिए नेक्स्ट टर्म जो हमारे सामने आती है, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 2 दैट इज सन्ड्री डेटर्स, DEBTORS, सन्ड्री डेटर्स। नई टर्म है, पहली बार सुनी होगी। सन्ड्री डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जिनसे हमें पैसा लेना है। दे आर कॉल्ड डेटर्स ऑफ द बिजनेस, जिनसे हमें पैसा लेना है। अब पैसा हमें जिनसे लेना है ना, देखो वो कोई इंसान भी हो सकता है जिससे हमें पैसा लेना है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो कोई पार्टी भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इंसान की बात हो कि इंसान से पैसा लेना है, किसी कंपनी से, किसी पार्टी से, किसी से भी जब हमें पैसा लेना है तो वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। और थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए कि बिजनेस में हम पैसा किन से लेते हैं, सोचो, कस्टमर से, ऑफ कोर्स। जब हम किसी कस्टमर को सामान बेचेंगे तभी तो हम उनसे पैसे लेंगे, है ना। बिजनेस में यही तो होता है, सेल परचेज, जिसको हम सामान बेचेंगे यानी कि हमारे कस्टमर्स को, उनसे हम पैसा लेंगे, तो हमारे कस्टमर्स हमारे क्या होते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स होते हैं, राइट। सो हमने 2 टर्म सीख ली, कैपिटल जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसा, डेटर्स जो हमें पैसे लेने हैं किसी से, कस्टमर्स से, ठीक है। देन द थर्ड टर्म कम्स सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे आपके सन्ड्री डेटर्स होते हैं ऐसे ही थर्ड टर्म आपकी आती है सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर्स, इनसे हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर्स, इन्हें हमें पैसा देना है। डेटर्स से लेना है, क्रेडिटर्स को देना है। अगेन सेम रूल अप्लाई, ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टी भी हो सकती है। एंड द सेम थिंग हियर, क्रेडिटर्स कौन हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे सप्लायर्स, जिनसे हम सामान परचेज कर रहे हैं। तो जिनसे हम सामान परचेज कर रहे हैं उन्हें हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो वो हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर्स, राइट। तो कैपिटल, डेटर्स और क्रेडिटर्स नोट डाउन कर लीजिए क्विकली। आगे चले, चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। the fourth term that comes is stock, या फिर हम इसे इन्वेंट्री भी कहते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री, देखिए आप जब बिजनेस कर रहे हो, और स्पेशली अगर आप बिजनेस जो है वो गुड्स का कर रहे हो, मतलब सामान का बिजनेस कर रहे हो,
सामान खरीदने बेचने का जो बिजनेस कर रहे हो, तो ये जो टर्म है सामान, इस सामान को अकाउंटिंग की भाषा में या तो स्टॉक कहा जाएगा या फिर इन्वेंट्री कहा जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक या इन्वेंट्री क्या हुआ, ये वो सामान हुआ जिसका हमारा बिजनेस है। तो इसको आप इसी तरीके से लिख लो, सिंपल, मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि वो सामान या वो आइटम्स जिनका हमारा बिजनेस है। स्टॉक या इन्वेंट्री वो सामान जिसका हमारा बिजनेस है। ठीक है, आगे चले, इजी था ये। किसी में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आंसर। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आती है वो आती है कैश इन हैंड, और एक इसके साथ ही आ जाता है हमारा बैंक अकाउंट। देखो अकाउंट को हम ऐसे लिखते हैं A/C, है ना। सो कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट क्या होता है। कैश इन हैंड बिजनेस में एट प्रेजेंट बिजनेस ओनर के पास जो बिजनेस प्लेस है, जो आपका ऑफिस है, वहाँ पे जितना भी कैश इन हैंड अवेलेबल है एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, वो कहलाता है कैश इन हैंड। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या होता है, हर किसी का बैंक अकाउंट होता है, आपका है, हमारा है। सिमिलरली बिजनेसेस का भी अपना बैंक अकाउंट होता है। हाँ, बिजनेसेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए, कंपनीज जब ट्रांजैक्शंस करती हैं तो वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करती हैं उसके लिए। जैसे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी होगा, जब हम स्कूल में फ़ी डिपॉजिट करते हैं तो एक तो हम कैश में डिपॉजिट करते हैं, एक हम बैंक में जाके फ़ी डिपॉजिट करके आते हैं, यानी कि स्कूल वालों ने भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा रखा है। तो सिमिलरली कंपनीज़ का भी, बिजनेसेस का भी बैंक अकाउंट होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आपका और हमारा जनरली क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है ना, सेविंग्स अकाउंट होता है। लेकिन बिजनेसेस का जो होता है करंट अकाउंट खुलता है, इनका सेविंग्स अकाउंट नहीं होता। सेविंग्स अकाउंट में और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो सेविंग्स अकाउंट में पहली चीज़, अगर आपके बैलेंस ज़ीरो हो गया अकाउंट में तो उससे नीचे जाके आप पैसा नहीं निकलवा सकते। दूसरा, आपको इंटरेस्ट मिलता है जो पैसा आप बैंक में रखते हो उसके ऊपर। वेयर एज करंट अकाउंट की बात करें तो इसमें आप थोड़ा सा नेगेटिव में जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जिसे हम ओवरड्राफ्ट करना कहते हैं, कि आपने नेगेटिव में पैसा विड्रॉ किया है, ओवरड्राफ्ट। और दूसरा, इसके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो वो होता है करंट अकाउंट बिजनेसेस का। सो नोट डाउन, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ी सी स्पेस भी घेरेगी, तो मैं इसको ऊपर लिखती हूँ। जो नेक्स्ट हमारी टर्म है वो है एक्सपेंसेस। अब आप कहोगे मैम ये भी कोई टर्म हुई, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ये तो हमको पता है, इसमें नया क्या है। इसमें बहुत कुछ नया है। देखो एक्सपेंसेस खर्चे, सही बात है, बिजनेस में खर्चे होते हैं, माना, लेकिन बिजनेस के जो खर्चे होते हैं ना, वो सिर्फ खर्चे नहीं होते, उनको हम बांटते हैं दो कैटेगरीज में। एक को कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एक हमारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सोच के देखो क्या डिफरेंस होगा, डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे, क्या डिफरेंस हो सकता है, मैं बताती हूँ। डायरेक्ट खर्चे आपके फैक्ट्री से जुड़े हुए खर्चे, ठीक है, और इनडायरेक्ट खर्चे यानी कि आपके कंपनी या फिर आपके ऑफिस से जुड़े हुए खर्चे। मतलब एक बिजनेस के अंदर ऑफिस भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकती है, हो सकता है सिर्फ फैक्ट्री हो ऑफिस ना हो सकता है सिर्फ ऑफिस हो फैक्ट्री ना हो सकता है दोनों ही चीज़ें हो, ठीक है। तो डायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री से जुड़े, इनडायरेक्ट कंपनी से जुड़े। फैक्ट्री से जुड़े खर्चे क्या हो सकते हैं, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री का वाटर बिल, है ना,
हो सकते हैं। सिमिलरली ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस का वाटर बिल, ऑफिस का आपको कह सकते हैं स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी मतलब पेन पेपर वगैरह का खर्चा जो होता है वो सारा ऑफिस का खर्चा। अच्छा, एक चीज़ होती है ऑफिस में या फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं हम उनको सैलरी पे करते हैं ना। पर यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ, जो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिनको मंथली बेसिस पे आप सैलरी देते हो उसे तो हम कहते हैं सैलरी, ये आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं जिनको मंथली के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती लेकिन डेली बेसिस के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में दिहाड़ी कहते हो कि दिन की दिहाड़ी दी जाती है, उसे अकाउंटिंग की भाषा में कहते हैं वेजेस। तो कभी भी अकाउंटिंग के अंदर, टैली के अंदर आपके सामने ये शब्द आ जाए वेजेस, तो समझ लो कि ये वर्कर्स की पेमेंट है जो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें वेजेस दिया जाता है, कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट और है, क्या है, देखो फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल है जब लाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट करके लाया जाएगा तो फ्री में तो आएगा नहीं, पेट्रोल भी इतना महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगी ना। तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है ना उसको अकाउंटिंग की भाषा में कहा जाता है फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। या फिर आप इसको कह सकते हो कैरिएज। ये दोनों ही शब्द आपके लिए नए हैं, प्लीज़ नोट डाउन। फ्रेट और कैरिएज, फ्रेट और कैरिएज किराया भाड़ा, सामान को लाने ले जाने पे, लाने पे, फैक्ट्री में लाने पे जो होगा वो तो कहलाएगा डायरेक्ट, यानी कि सामान लाने पे जो खर्चा हो रहा है। ठीक है। और उसी तरीके से जब सामान रेडी हो जाएगा और आप उसको सेल करोगे, और सेल करने पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बैठेगा वो भी फ्रेट और कैरिएज ही कहलाएगा। मगर वो क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल करने का काम जो होता है ऑफिस का होता है। अब मैम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा है या ये कौन सा है। देखो अगर फ्रेट और कैरिएज वर्ड के साथ आपके साथ आ जाए इन वर्ड, तो समझ लेना सामान लाने पे खर्चा हो रहा है, तो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर फ्रेट और कैरिएज के साथ आ जाए आउटवर्ड, तो समझ लेना सामान बाहर जा रहा है तो आपका खर्चा हो रहा है, सो दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल। सो प्लीज जस्ट क्विकली नोट इट डाउन इफ यू हैवंट। चले, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था, एक्सपेंसेस, खर्चे जो हमें पता थे। अब हमने पता चल गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के होते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म ऐसी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, दैट इज़ 7th टर्म, दैट इज़ इनकम। अगेन मैम ये तो सिंपल है, इनकम, इनकम मतलब पैसा, मतलब कमाई। इसमें क्या नया है, इसमें नया ये है कि इनकम भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सोचो क्या डिफरेंस होता होगा। प्लीज़ बस ये मत बोलना कि डायरेक्ट फैक्ट्री से जुड़ी और इनडायरेक्ट कंपनी से जुड़ी, नो, इट्स अ कंप्लीट रॉन्ग आंसर, ऐसा नहीं है, वो एक्सपेंसेस के केस में है। यहाँ पे सोचो क्या डिफरेंस होता होगा कि कौन सी इनकम डायरेक्ट, कौन सी इनकम इनडायरेक्ट। मैं बताती हूँ, मुझे पेशेंस की कमी है, आप लोग सोचने बैठो उससे पहले मैं ही बता देती हूँ। डायरेक्ट इनकम वो होती है जो आपको आपके बिजनेस से हो रही है, मतलब जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उस बिजनेस से जो इनकम आपको हो रही है वो है डायरेक्ट इनकम। सपोज आपका ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, सुपरमार्केट है, आप सामान ग्रोसरी का खरीदते बेचते हो, तो ग्रोसरी खरीद के और बेच के जो आपको इनकम हो रही है दैट इज डायरेक्ट इनकम, करेक्ट, दैट इज डायरेक्ट इनकम। वेयर एज इनडायरेक्ट इनकम इज जो आपको आपके बिजनेस के अलावा हो रही है, आपके ओरिजिनल बिजनेस के अलावा कहीं से आपको पैसे अर्न हो रहे हैं, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। अब बिजनेस के अलावा पैसे कहाँ से अर्न हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स लो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन,
सपोज आपके पास बहुत पैसा है और आपने उस पैसे को लोन पे दे रखा है। आपने लोन पे दिया है तो ब्याज भी लोगे, तो उस लोन पे जो आपको ब्याज मिला है, अब आपका बिजनेस थोड़ना है कि आप लोन पे पैसा देते हो और ब्याज बैठ के खाते हो। हाँ, कुछ लोगों का होता है बट आपका नहीं है, तो इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। इसी तरीके से सपोज बैंक के अंदर आपने पैसा, आपके पास, अरे बहुत पैसा है आपके पास, आपने एफडी बनवा रखी है, उस एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। सपोज, वैसे इतनी अच्छी किस्मत जनरली होती नहीं, बट लेट्स सपोज आपकी लॉटरी भी लग गई, तो वो पैसा भी किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, करेक्ट। So that is direct income and that is indirect income. Great. चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8। अब ये जो टर्म आने वाली है ना, ये अभी तक की बेस्ट है, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। दिस वन इज असेट्स। असेट्स क्या होती हैं? वेल, असेट्स होती हैं बिजनेस की पूंजी, या जिसे हम कहते हैं बिजनेस की प्रॉपर्टीज। अब बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो मैं फिर से 2 कैटेगरीज में बांटती हूँ। आप कहोगे मैम कितनी बार 2 कैटेगरीज बांटोगे, क्या करें, मेरी भी मजबूरी है। चलिए, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, क्या डिफरेंस होता है? देखो, फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो सालों साल चलती हैं, मतलब जो 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, जिनको आप 1 साल में कंज्यूम नहीं कर सकते या 1 साल में ख़त्म नहीं कर सकते। वेयर एज करंट एसेट्स वो होती हैं जो विद इन 1 ईयर या तो कंज्यूम हो जाएंगी या फिर पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब बहुत इजीली वो पैसे में कन्वर्टेबल होती हैं, वो होती हैं हमारी करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो सालों साल चलती हैं, ठीक है। करंट एसेट्स के एग्जांपल लेते हैं, ऐसी चीज़ें जो पैसे में कन्वर्ट हो सकती हैं या जल्दी कंज्यूम हो सकती हैं। स्टेशनरी, पेन, पेपर। और सोचो, चेक, 3 महीने की ड्यू डेट होती है, 3 महीने की ड्यू डेट होती है। 3 महीने में अगर आपने चेक एंड कैश नहीं कराया तो वो वेस्ट हो जाता है, करेक्ट। तो चेक हो गया। देन और क्या हो सकता है? स्टॉक। स्टॉक मैंने क्या बताया था क्या होता है? वो सामान जिसका हमारा बिजनेस है। तो जनरली हम इतना ही सामान परचेज करते हैं जितना हमारा 1-2 महीने में निकल जाए, सेल ऑफ हो जाए, ठीक है। सो दैट इज़ वाई स्टॉक को भी हम करंट एसेट्स में काउंट करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी हम उसे बेचें और पैसा आए। तो स्टॉक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक टर्म होती है BR। BR की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल। मतलब ऐसे बिल्स जिनके बदले में आपको पैसा रिसीव होगा, ऐसे बिल्स जिनके बदले में आपको पैसा रिसीव होगा। तो ऑफ कोर्स 1 साल से पहले पहले हो ही जाएगा। आई मीन अकाउंटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो उससे पहले पहले आप क्या करोगे? पैसे दे लोगे ना, मांग लोगे। थोड़ा बेशर्म होना पड़ता है, पैसे मांग लेने पड़ते हैं अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने से पहले पहले, बिकॉज हमें अकाउंटिंग करनी है, अकाउंट्स को क्लोज करना है। सो दैट इज़ मेरे थोड़े से बोरिंग जोक्स हो सकते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड। तो फिक्स्ड एसेट्स पे आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो जो सालों साल चलती हैं। अब देखो, फिक्स्ड एसेट्स को भी ना मैं 2 कैटेगरीज में बांटती हूँ। एक होती है टेंजिबल एसेट्स और एक होती हैं इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको आप देख सकते हो और जिनको आप छू भी सकते हो, मतलब विजिबल आइटम्स, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जिनको ना आप देख सकते हैं ना आप छू सकते हैं। ये कैसी बात है? अभी बताती हूँ। टेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि लैंड, है ना। और व्हीकल्स, या फिर व्हीकल्स को आप किसी भी, मतलब कार, चलो कार लिख लो, व्हीकल्स क्या लिखोगे? कार, AC,
है ना, कंप्यूटर सिस्टम्स, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें क्या है जिनको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो और सालों साल चलती हैं. सो दे आर टेंजिबल एसेट्स. नाउ हेयर कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनटेंजिबल एसेट्स. ऐसी प्रॉपर्टी जो दिखती नहीं है, छुई भी नहीं जा सकती, मगर एग्जिस्ट करती हैं. ऐसी कौन सी एसेट्स होती हैं? देखो मैं आपके सामने कुछ टर्म्स लिखती हूँ. एक बात बताओ, आप जहाँ कहीं से भी हो, वेयर एवर, आपके लोकेलिटी एरिया के अंदर कोई फेमस पिज़्ज़ा वाला, कोई फेमस कचौरी वाला, समोसे वाला, मिठाई वाला, कोई ना कोई तो होगा ना, जिसकी मिठाई बहुत फेमस होगी. जब भी त्यौहार आता होगा तो उसी की दुकान से मिठाई आएगी. तो ऐसा क्यों है? उस पर्सन का मार्केट में नाम हो चुका है. तो उसका जो नाम है ना, उसके जो बिज़नेस का नाम है, वो कहीं ना कहीं अब उसके लिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है ना. जब मार्केट में उसका नाम लिया जाता है तो उसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती है. ठीक है, तो जब इस नाम की बात करें ना, तो उसे कहा जाता है गुडविल. कि मार्केट में आपके बिजनेस की कितनी गुडविल है, कितनी पॉपुलैरिटी है. तो अब जो नाम है उसको देख और छू थोड़ ना सकते हैं, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो. जब लोग तारीफ़ करते हैं तो उसको फील किया जा सकता है. सो दैट इज़ गुडविल. इसी तरीके से जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके जो सिंबल्स हैं, जैसे नाइकी के शू का सिंबल है, कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, कोई और ब्रांड यूज़ नहीं कर सकता, है ना. तो वो क्या है, अब ये सिंबल देखा और छुआ थोड़ा ना जा सकता है, बट पेपर वर्क में ये सिंबल उस नाइकी कंपनी का है लीगली. कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकती पेपर वर्क्स के अंदर. तो दैट इज़ वाई इट इज़ इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, सो उसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स वगैरह. तो ये सब हमारी क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, और उसमें भी इंटेंजिबल एसेट. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ नोट डाउन. एसेट्स, फिक्स्ड और करंट जो एक साल में कंज्यूम हो जाए, जैसे स्टेशनरी, चेक, स्टॉक, बिया. फिक्स्ड एसेट्स जो सालों साल चले, जिसमें आती है टेंजिबल और इंटेंजिबल. टेंजिबल फर्नीचर, लैंड, कार और एसी, और इंटेंजिबल गुडविल और ट्रेडमार्क. करेक्ट. चलते हैं आगे. अब जो हमारी लास्ट टर्म आती है, लास्ट नहीं कहेंगे इसे, हम सेकंड लास्ट कहते हैं. एक टर्म होती है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, आज आपने कोई मस्त सा स्मार्टफोन ख़रीदा और 6-7-8 महीने आपने उसको यूज़ किया, और अब आप उसको सेल कर रहे हो, उसको बेच रहे हो मार्केट में, क्योंकि आपको नया ख़रीदना है. ठीक है, सो क्या आपने जितने का वो ख़रीदा था, क्या वो उतनी ही वैल्यू का बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, कभी भी नहीं बिकेगा. क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई. अब वैल्यू में गिरावट क्यों आई? ऑब्वियस सी बात है, आपने यूज़ कर लिया इसलिए. पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको बिना यूज़ किए भी उनकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, एक साइकिल ख़रीदो, मत करो यूज़, घर पे है ना, ऐसे बस खड़ी कर दो, ख़राब हो जाएगी थोड़े टाइम में. ठीक है, होती हैं ऐसी चीज़ें. तो चाहे यूज़ करने से किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट आए, चाहे बिना यूज़ किए गिरावट आए, डेप्रिसिएशन इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर द वैल्यू जो आपकी डिक्रीज़ हुई है. किसकी? किसी भी असेट की. सिंपल बोलूँ तो किसी भी असेट की वैल्यू में जब गिरावट आती है, तो उस गिरावट को, उस डिक्रीज्ड वैल्यू को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन कहा जाता है. कि उसकी वैल्यू में क्या आ गई? गिरावट आ गई. और राहुल, हमने आज क्लास स्टार्ट नहीं करी है, हमने कल से क्लास स्टार्ट करी है. कल हमारा फर्स्ट सेशन था जिसमें हमने अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस डिस्कस किया, जो कि हमने आज के सेशन में रिवाइज भी कर लिया. सो अगर आपने कल की क्लास नहीं विजिट की है तो डजेंट मैटर, आप आज की क्लास को स्टार्टिंग से विजिट कर लीजिएगा, आपका रिविज़न हो जाएगा. सो दैट इज़ डेप्रिसिएशन. अब आती है हमारी लास्ट टर्म. लास्ट टर्म है हमारी लायबिलिटीज़. ये भी सुनी सुनी सी लग रही है. बैलेंस शीट में बताई थी मैंने कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ होती है एक साइड. लायबिलिटीज़ मैंने आपको बताया था दायित्व होते हैं जो किसी भी बिजनेस को बाहर क्या करना है? पे ऑफ करना है पैसा. अब
लाइबिलिटीज़ को भी मैं दो पार्ट में बांट रही हूँ, एक आपका होता है करंट, एक आपका होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पैसा चुकाना है। जैसे आपने किसी से पैसा उधार ले रखा था तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 साल के अंदर अंदर चुकाना होगा, कुछ महीनों में चुकाना होगा, या फिर एट द सेम टाइम आपका हो सकता है कि आपने कुछ सामान खरीदा, उधारी पे खरीदा, वो आपको चुकाना पड़ सकता है, तो विद इन 1 ईयर आपको करना पड़ेगा। ठीक है। नॉन करंट क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिसको पे ऑफ करने के लिए आपके पास मोर देन 1 ईयर का टाइम होता है। सिंपल समझो, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, तो आपने बैंक से लोन लिया तो जनरली बैंक से जब आप लोन लेते हो तो मोर देन 1 ईयर का टाइम आपको मिलता है पे ऑफ करने के लिए, सो दैट विल बी काउंटेड इन नॉन करंट लाइबिलिटीज। प्लीज नोट डाउन। गुडविल का यूज़ कैसे होता है? गोल्डन रूल्स। मिस्टर विक्रम, जब हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का सेशन करेंगे, जब हम जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे, तब हम उसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। बिकॉज अभी क्या है, अभी अगर मैं उसको डिस्कस कर भी लूँगी तो भी बाकी व्यूअर्स को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, राइट। सो हम स्टार्टिंग से बेसिक से चलते हैं। आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट्स में रख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स में सॉल्व कर दूँगी वो डाउट्स। गुडविल का वैसे जनरली मैं आपको बताऊं तो यूज़ कब होता है, जब आप कोई भी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है एंड यू नो आपको गुडविल का पैसा उससे लेना होता है, तब उस टाइप पे आपको वैल्यूएशन करनी पड़ती है गुडविल की, कितनी गुडविल की वैल्यूएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप उससे उसका शेयर लेते हो, तो वहाँ पे वो चीज़ यूज़ होती है। वो जब हम जर्नल एंट्रीज की क्लास करेंगे तब सीखेंगे डेफिनेटली। सो ये हमारे आज के सेशन का एक सेगमेंट कंप्लीट हुआ। मैंने आपको कहा था कि आज का सेशन 2 सेगमेंट्स में होगा। पहला सेगमेंट अकाउंटिंग टर्म्स सीखेंगे, सेकंड सेगमेंट में हम सीखेंगे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग टर्म्स हमारी फिनिश हो चुकी हैं, 10 अकाउंटिंग टर्म्स हमने सीखी। क्विकली रिवाइज करते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले हमने कैपिटल की बात की, फिर हमने डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, स्टॉक की, कैश एंड बैंक की, और असेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, एक्सपेंसेस की, इनकम की और डेप्रिसिएशन की। वाओ, मुझे भी याद है। ग्रेट। सो 10 टर्म्स हमने बात करी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। So here we have accounting principles. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल्स मतलब कुछ रूल्स, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसे रूल्स जो बनाए गए हैं ताकि अकाउंटिंग प्रॉपरली की जा सके, राइट। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनको कहा जाता है गैप्स, GAAPS, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, जस्ट इन केस यू वांट टू नो। अच्छा, अब हम एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो मैं समझा रही हूँ ना, उसको मेरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ कितना इम्पॉर्टेंट है, वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं बोल रही हूँ वो है, क्योंकि इसको पढ़ने बैठोगे तो फिर इसी को पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, इसका मैं इसको अटैच कर दूँगी इस डॉक्यूमेंट को डिस्क्रिप्शन में बाद में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए पढ़ने पे ध्यान देते हैं। सो पहला मैंने कहा सेपरेट एंटिटी अजम्पशन, तोड़ते हैं इसको। पहले सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। एंटिटी का मतलब होता है पहचान। सेपरेट अलग अलग, एंटिटी का मतलब होता है पहचान, और अजम्पशन मतलब हम मान के चल रहे हैं, मतलब किन्हीं भी 2 लोगों की हम अलग अलग पहचान करते हैं। ये कैसी बात हुई? सिंपली समझा रही हूँ। सेपरेट एंटिटी अजम्पशन ये कहना चाहता है कि बिजनेस का मालिक और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। आपको ये तो हमें भी पता है कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस अलग अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप अकाउंटिंग करते हो ना, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? सोच के बताओ जल्दी से। जब बिजनेस का
पैसा, जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? हाँ जी, रिकॉर्डेड वीडियो एज इट इज़ आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि पैसा आ रहा है ना। जो लोग ये कहते हैं कि पैसा आ रहा है वो करेक्ट है, क्योंकि वो बिजनेस के नज़रिए से सोच रहे हैं कि हाँ भाई बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि बिजनेस से पैसा जा रहा है, अरे बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा, बिजनेसमैन की जेब से जा रहा है। एंड रिमेंबर वन थिंग, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, बिजनेसमैन की नहीं। ध्यान रखना ये बात। हाँ जी, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। तो सेपरेट एंटिटी अजम्पशन यही कहता है कि हमेशा बिजनेसमैन को और बिजनेस को अलग अलग रखना। दोनों को मिक्स करोगे ना, दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो सारी अकाउंटिंग की खिचड़ी पका दोगे। ठीक है, तो बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, बिजनेस में पैसा आ रहा है ना कि जा रहा है। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि दोनों की पहचान अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर जब सर्टिफिकेशंस मिलते थे, रिपोर्ट कार्ड मिलती थी तो स्टैंप लगती थी, है ना। तो स्कूल की स्टैंप होती थी, प्रिंसिपल के साइन होते थे, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। इसी तरीके से जो कंपनी होती है ना, कंपनी की अपनी सील होती है। सील मतलब जो स्टैंप डॉक्यूमेंट होता है वो, कंपनी की अपनी पहचान होती है। ठीक है, चलिए ये था हमारा पहला सेपरेट एंटिटी अजम्पशन। नेक्स्ट हमारा आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि केवल वो चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी जिसको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। केवल वो चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी जिसको हम पैसे में माप सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान परचेज किया तो आपको पता है कि 10 रुपये का परचेज किया तो कर लो रिकॉर्ड। सपोज आप सेल कर रहे हो तो आपको पता है 20 रुपये का सेल किया तो उसको रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो जो चीज़ आप पैसे में एग्जैक्ट नंबर्स में टर्म्स में नाप सकते हो केवल वो चीज़ रिकॉर्ड करोगे, जिसको नहीं नाप सकते उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी में 300-400 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स पे सेलिब्रेशन किया जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, वो और अच्छे से बेहतर काम करते हैं। पर क्या आप एग्जैक्ट टर्म्स में नाप सकते हो कि उन्होंने कितना बेहतर परफॉर्म किया एग्जैक्ट टर्म में, या वो कितने मोटिवेट हुए, या बिजनेस को कितना फ़ायदा हुआ उन सेलिब्रेशन से? नहीं नाप सकते, तो उसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सिंपली ये कहता है केवल वो इन्फॉर्मेशन, केवल वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, बस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जब कभी भी कोई बिजनेस करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि मैं तो बस टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, थोड़े टाइम करूँगा, 1 साल 2 साल टाइम पास के लिए, फिर मैं बंद कर दूँगा। नहीं, बिजनेस को शुरू करने का मोटिव ही ये होता है कि वो सालों साल चलेगा और जितना पैसा कमाया जा सके उतना कमाया जाए, है ना। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये विजन लेके चलना है कि बस बिजनेस चलता रहेगा, जितना फ्यूचर आगे दिख रहा है ना आपको, बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग। एक बात सोचो, सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ 2001 में, ठीक है। 2022 में लेट्स सपोज किसी भी रीज़न से आपको वो बिज़नेस बंद करना पड़ रहा है। अब इतने साल बाद आप यहाँ पे जब बिज़नेस को बंद कर रहे हो तो आप यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे हो कि मैंने इतने साल क्या पैसा कमाया, क्या नुकसान कमाया। बहुत स्टूपिड लगोगे सच में, मतलब अब तो बिज़नेस बंद ही हो रहा है, अब क्या सोच रहे हो, अब सोच के फ़ायदा भी क्या, सोचना था तो पहले सोचना था ना। सो दैट इज़ वाई ये जो कंप्लीट बिजनेस की लाइफ साइकिल होती है ना, इसे कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और वो टुकड़ा होता है 1 साल का, 1 ईयर का। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि आपको हर 1 साल बाद रुकना है और अपनी अकाउंटिंग करनी है और चेक करना है कि पिछले साल आपके बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, कैसा परफॉर्म किया। अगर प्रॉफिट कमाया तो वेल एंड गुड, लॉस कमाया तो इम्प्रूव करो, बेटर करो।
सो अकाउंटिंग जो होती है वो ईयरली बेसिस पे होती है। अब ईयर मुझे पता है 31 दिसंबर को हम लोग न्यू ईयर मतलब एंड करते हैं, 1 जनवरी को हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। नए सेशंस जो होते हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को एंड होते हैं। हमारा हैप्पी न्यू ईयर 1 अप्रैल को होता है, 1 जनवरी को नहीं होता, ठीक है। सो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन रहता है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। एंड एक चीज़ और, जो ये पीरियड होता है ना, इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कम्स फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, कुछ भी छुपा के नहीं रखना। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना बिजनेस से रिलेटेड, सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, कुछ भी छुपा के नहीं रखना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ना वर्कर्स चले गए स्ट्राइक पे 2 हफ्ते के लिए, ठीक है, और प्रोडक्शन हो गई बंद, हुआ हमें लॉस। पर क्या आप बता सकते हो लॉस कितना हुआ? नहीं बता सकते, मतलब थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने लाख का लॉस हो गया, पर एग्जैक्ट टर्म में नहीं पता कितना लॉस हुआ। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो कहता है कि केवल मनी वाली ट्रांजैक्शन जिसको मेजर कर सकते हो, रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से सोचें तो इसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर पता ही नहीं कि कितने रुपए का लॉस हुआ, है ना। तो पर फिर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आ जाता है, ये कहता है सब कुछ डिस्क्लोज करो। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये कैसे समझ में आएगा? देखो, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की माने तो इसे रिकॉर्ड नहीं करना, मगर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है, तो करें कैसे? समझो, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम, आई एग्री, क्योंकि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ने कहा है। लेकिन उसके नीचे फुटनोट्स में तो लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे वर्कर स्ट्राइक पे गए थे, और लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है। और ऐसा इसलिए ताकि इन्वेस्टर्स को ट्रू इमेज पता चले आपके बिजनेस की, पब्लिक को आपके बिजनेस की ट्रू इमेज पता चले, ट्रांसपेरेंसी रहे आपके बिजनेस और पब्लिक के बीच में, है ना। मतलब कहीं इन्वेस्टर ऊपर की रिपोर्ट्स देख के खुश हो रहे हो कि अरे बिजनेस तो बहुत प्रॉफिट में है, लेकिन फिर पता चल रहा है फुटनोट्स को देख के कि ऐसा कुछ है, अच्छा स्ट्राइक पे जाते रहते हैं ये लोग, सैलरी टाइम पे नहीं करते हैं। सो दैट इज वाई फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट कम्स रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है? रिवेन्यू क्या होती है? रिवेन्यू मतलब होती है कमाई, पैसा जो आपने अर्न किया है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इनकम को या रिवेन्यू को आप तब रिपोर्ट करोगे जब आपने अर्न करी है, तब नहीं जब आपको पेमेंट एक्चुअल में रिसीव हुई है। दोनों बातों में फ़र्क होता है, पैसा अर्न करने में और पैसा रिसीव करने में डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी किसी के साथ डील हुई, आपने वो डील क्रैक करी एंड आपका फाइनलाइजेशन हुआ कि आपको कमीशन मिलेगा। जैसे आपका फाइनलाइजेशन हो गया ना कि हाँ भाई मुझे कमीशन मिलेगा, आपने काम कर दिया है, दैट मीन्स कि आपने अर्न कर लिया है पैसा, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। हो सकता है वो कल दे, परसों दे, जब भी दे, रिसीव होगा वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अर्न आप कर चुके हो क्योंकि आपकी बात हो गई है कि हाँ भाई मैं कमीशन दूंगा आपको। सो रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है जैसे ही अर्न कर लो तुरंत रिकॉर्ड कर लो, रिसीव होता रहेगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल रिकॉर्ड करो। सो ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन इज मटीरियलिटी प्रिंसिपल। सॉरी, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल, मटीरियल का मतलब क्या होता है? नहीं, रॉ मटीरियल नहीं, मटीरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। अकाउंटिंग की भाषा में मटीरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि केवल वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे जो इम्पॉर्टेंट है। यार मैम कैसी बात कर रहे हो, कभी कह रहे हो पैसे में रिकॉर्ड कर, मतलब पैसे वाली चीज़ को रिकॉर्ड करोगे, फिर कह रहे हो सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, फिर अब कह रहे हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ ऑब्वियसली बात है, नॉट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे रिकॉर्ड करके, है ना। मतलब एम्प्लॉयज़ के बर्थडे सेलिब्रेट किए, क्या करना रिकॉर्ड करके, है ना। बिजनेस के ओनर
छोड़ो मैं नहीं दे रही एग्जाम्पल, बट समझ लो कि भाई मटेरियल यानी कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है। जो चीज़ इन्वेस्टर्स के लिए जाननी ज़रूरी है वो ही रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है अ बिजनेस शुड ऑलवेज प्रोवाइड फॉर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट शैल नेवर एंटिसिपेट गेन और प्रॉफिट। मतलब बिजनेस के अंदर जो होने वाला लॉस है ना, उसको लेके अलर्ट रहो कि हाँ भाई ये लॉस हो सकता है, मतलब पहले से ही कर लो कि हाय मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये लॉस हो सकता है। लेकिन अगर कोई गेन और प्रॉफिट होने वाला है ना, तो उसका ढिंडोरा मत पीटो अभी से, अनटिल एंड अनलेस वो आपको गेन हो जाए। जब हो जाए तब बोल देना सबको, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बोलना। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो, और अगर आप हारते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान के चलो कि आप हारोगे और पेनल्टी का पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो, पेनल्टी का पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, आने वाले खर्चे और लॉसेस के लिए पहले से रेडी रहो, चाहे वो हो चाहे वो ना हो, 50-50 चांस है, फिर भी मान के चलो कि होगा, ठीक है। वहीं एट द सेम टाइम सपोज कोई डील है जो क्रैक होने वाली है, बहुत सॉलिड डील है, बहुत मोटा प्रॉफिट होगा उससे, आपको मत बताओ अभी से, जब तक कि वो डील क्रैक ना हो जाए। जब हो जाएगी तब सेलिब्रेट करेंगे, फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी असेट को जब रिकॉर्ड किया जाएगा, मैंने आपको बताया था असेट्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। तो जब आप बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे असेट्स को दिखाओगे तो किस वैल्यू पे दिखाओगे, आप उस वैल्यू पे दिखाओगे जिस वैल्यू पे आपने उसको परचेज किया था, और उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देना बेशक, लेकिन मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। कोई चीज़ जो आपने जितने की खरीदी थी उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दो, जितनी वैल्यू उसकी घट गई वो हटा दो, फिर रिकॉर्ड कर लो। लेकिन मार्केट में फ़िलहाल उसका क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट का रेट अप डाउन जाता रहता है, फिर तो आपकी बैलेंस शीट भी फ्लक्चुएट करती रह जाएगी, ओके। सो दैट इज़ वाई हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। लास्ट प्रिंसिपल जो आपका आता है, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अ कंपनी शुड रिपोर्ट एंड एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच इट अर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू। सिंपल समझाऊँ तो जब कभी भी आपकी जेब में से पैसा बाहर जाएगा तो बदले में कुछ अंदर भी आएगा। पेट्रोल पंप पे जाके पैसे दोगे, पेट्रोल मिलेगा, ग्रॉसरी स्टोर पे जाके दोगे, ग्रॉसरी मिलेगी, साड़ी के शोरूम पे जाओगे, साड़ी मिलेगी, ठीक है। जब पैसा दोगे तो कुछ मिलेगा बदले में। सो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि सपोज आपने कोई भी चीज़ परचेज करी, ठीक है, अब आपने खर्चा तो दिखा दिया 2021 में कि हाँ इतने रुपए मेरी जेब से चले गए, ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपको मिली है बदले में, जो भी एसेट आपको मिली है, सपोज आपने एसी खरीदा और एसी आप रिकॉर्ड कर रहे हो 2022 में, इजंट इट स्टूपिड, वेरी स्टूपिड। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है जब खर्चा इस साल दिखा रहे हो तो बदले में जो चीज़ आई है वो भी इसी साल दिखाओ, 2021 में। ये कोई सेंस नहीं बनता है, करेक्ट। सो ये आपका मैचिंग प्रिंसिपल था। सो आपके टोटल 10 प्रिंसिपल्स हमने कवर किए, असम्पशंस हमने कवर करी। सेपरेट एंटिटी असम्पशन, बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग अलग है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, केवल वो रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड असम्पशन, 1 साल होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड का, 1 अप्रैल से 31 मार्च। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, सब कुछ डिस्क्लोज करना है, कुछ भी हाइड नहीं करना है, फुटनोट्स में दिखाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना है जब हमने अर्न किया है, ना कि तब जब हमें रिसीव हुआ है। मटीरियलिटी प्रिंसिपल, केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए रेडी रहो, लेकिन प्रॉफिट को पहले से ही सेलिब्रेट मत करो। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा जिस पे हमने से परचेज किया था, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा सकते हो। मैचिंग प्रिंसिपल, यानी कि एक्सपेंसेस और बदले में मिलने वाला रेवेन्यू दोनों एक ही पीरियड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि एक ही साल में, अलग अलग नहीं। सो ये हमारा आज का सेक्शन का सेकंड सेगमेंट था।
सो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, हमने बात करी अकाउंटिंग प्रोसेस की, फिर हमने अकाउंटिंग टर्म्स की बात करी और फिर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करी। सो आई होप कि आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड हमारा सेशन डेली 3 o'clock रहेगा, डेली हमारे लाइव सेशंस होंगे, डेली हम कुछ नया सीखेंगे। और हम पूरे इस सीरीज़ का हमारा मोटिव है कि हम कंप्लीट टैली सीख सकें विद जीएसटी। हमारे इस पूरे कोर्स का यही मोटिव रहने वाला है कि हम जीएसटी के साथ पूरा टैली सीख सकें। तो हम टैली के फंडामेंटल्स से स्टार्ट करेंगे, ये अभी हमारे अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स चल रहे थे, कल से हम टैली भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा प्रैक्टिकल। हमारा जो सेशंस रहेंगे मिक्स एंड मैच रहेंगे, थोड़ा सा थ्योरी सीखेंगे फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखेंगे, राइट? रिवेन्यू और इनकम का डिफरेंस बता दो। रिवेन्यू वो टोटल अमाउंट होती है जो आपने अर्न करी है, उसमें से हमने कॉस्ट को अभी माइनस नहीं किया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये अगर मैंने 50 रुपये का बेचा, ठीक है, और ख़रीदा मैंने 40 रुपये का था, तो रिवेन्यू मेरी कितनी हो गई, 50 रुपये की हो गई, लेकिन इनकम मेरी कितनी हुई, 10 रुपये की, जिसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं। सो वही डिफरेंस होता है रेवेन्यू, इनकम और प्रॉफिट और टर्नओवर, ये कुछ 4 टर्म्स होती हैं, काफ़ी सिमिलर सी होती हैं और रिप्लेसेबल होती है, इनफैक्ट हम कह सकते हैं, एक दूसरे की जगह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट कल सेम टाइम पे ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एंड मिलते हैं कल के सेशन में। कल हम कंपनी क्रिएशन सीखेंगे एंड फिर और भी कुछ सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, वो कल के सेशन में पता चलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके कोई भी डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी एज इट इज़। ओके, सो सी यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।